हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। तो आज रागमा बायोलॉजी के इस चैनल के अंदर मैं आपको क्लास 10th के लिए कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी टिप्स देना चाहूँगी क्लास 10th के लिए, जो हेल्प करेंगी आपको बोर्ड में अच्छे से फाइट करने के लिए, आपकी जर्नी को और एक कदम आगे बढ़ने में। तो धीरे धीरे से मैं कुछ स्पेसिफिक टिप्स आपको बताती जाऊंगी। आप चाहें तो उसको अपनी कॉपी पे नोट करते जाएं और उनको ध्यान देते जाएंगे आप, जो आपको हेल्प करेंगे आगे आपकी रिवीजन में, आपकी स्टडी में और आपकी ग्रोथ को प्रमोट करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, मेरा नाम डिम्पल ठाकुर है। मैं क्लास 10th 11th 12th नीट के स्टूडेंट्स को बायोलॉजी पढ़ाती हूँ रागमा बायोलॉजी के चैनल पे। इसके बाद मेरा दूसरा चैनल रागमा टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए भी है, जहां मैं स्टूडेंट को गाइड करती हूँ बायोलॉजी के लिए इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टीजीटी और पीजीटी। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ क्लास 10th की स्ट्रैटेजी शेयर करने जाऊंगी कि हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए जो हमें इम्पोर्टेंस, जो हमें हमारे लेवल को अचीव करने में हेल्प करे। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक सिंपल सी चीज़, अगर आपने अभी तक बायोलॉजी को टच नहीं किया, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार हम फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, हमारे मन में होता है कि हम अब बायोलॉजी को कैसे करें, क्या करें, हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, ध्यान से भी नहीं देखा, हमें नहीं पता कैसे क्या करना है। डोंट वरी बच्चा, आज भी अगर आप आज से भी अपनी प्रिपरेशन को करते हैं तो आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। आप सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी ब्रेक। बस करना ये है कि रेगुलर रेगुलर कंसिस्टेंसी से वीडियोस को वॉच करिए, कंसिस्टेंसी के साथ आप चीज़ों को ग्रो करिए, आपको ज़रूर एक फ्रूटफुल रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि क्लास 10th में जब आप बायोलॉजी को पढ़ते हैं तो उसके लिए बेसिक फंडाज होते हैं कि आप एनसीईआरटी को बहुत कंपाइलेशन रिवीजन दें, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें, बिल्कुल लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को पढ़ें और इधर उधर ना भटकें। कहीं भी ऐसा कुछ ना करें कि आप कोई गाइड ले लें या कोई आप साइड बुक ले रहे हैं, फिर आप उसके उसके बहकावे में आ रहे हैं, आप किसी टीचर के नोट्स के उसमें आ रहे हैं कि भाई आप ये नोट्स खरीद लो तो इससे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। किसी से कुछ नहीं होने वाला जब तक कुछ नहीं होगा, जब तक कि आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। तो फर्स्ट योर क्राइटेरिया शुड बी मोर एंड मोर डू सेल्फ स्टडी। तो सबसे पहले तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है सेल्फ स्टडी। ठीक है। और उससे भी पहले करना है आपको एक मन बनाना है कि भाई हाँ मुझे पढ़ना है और मैं बायोलॉजी को कवर कर लूँगा, क्योंकि जब आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट पे कमांड हासिल की है तो बायोलॉजी को अचीव करना कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। ठीक है। बायोलॉजी मोर स्कोरिंग होती है, ज़्यादा स्कोरिंग होती है, ज़्यादा ईजी होती है व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द कंपैरिजन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी के ऊपर डिपेंड होना है हर तरीके से। आप एनसीईआरटी के एमसीक्यू, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन, एनसीईआरटी के बिल्कुल लाइन टू लाइन, आप कहीं भी एक्स्ट्रा कहीं नहीं जाइए, आप सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करिए, एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज दी हुए है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि बच्चे थ्योरी तो बहुत बार पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी की, वो भूल जाते हैं कि उसके अंदर जो डायग्राम दिए उनका भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल है जितना कि थ्योरी का। तो जो डायग्राम एनसीईआरटी के दिए हुए हैं उन डायग्राम पे भी उतना ही फोकस करना है आपको जितना कि आप एनसीईआरटी पे कर रहे हैं। तो मोर एंड मोर शो योर फोकस ऑन योर डायग्राम ऑफ द एनसीईआरटी। ठीक है। तो एनसीईआरटी के बारे में आपको ध्यान रखना है। दूसरा, एनसीईआरटी के अंदर स्पेसिफिक टेबल्स दी हुई है, उन टेबल्स को आपको नहीं भूलना, बहुत अच्छे से वो सभी टेबल आपको ध्यान में रखनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, जेनेटिक्स के लिए टेबल दी हुई है, जेनेटिक्स में मैंडल के 7 कैरेक्टर्स जो हैं उन 7 कैरेक्टर्स के लिए एक स्पेसिफिक टेबल दी हुई है। तो अगर मान लीजिए आप थ्योरी में कितना भी पढ़ लें, लेकिन ये टेबल बहुत क्रिस्प फॉर्म में, बहुत एडवेंटेजियस फॉर्म में आपको शो करती है कि किस तरीके से चीज़ें हैं। तो मैं चाहूँगी, या जो आपकी स्टडी को लेवल को अचीव करने में हेल्प करेगा, तो आप ज़रूर से डायग्राम के साथ साथ जो भी टेबल दी हुई हैं उनके ऊपर भी ध्यान रखें। ठीक। दूसरा, जो भी डिफरेंसेस हैं जो दिए हुए हैं क्लियर कट, उन डिफरेंस को आप बहुत बहुत नीट और बहुत वर्सेटाइल तरीके से प्रिपेयर करिए, क्योंकि कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो डिफरेंस के क्वेश्चन होते हैं वो डिफरेंस के क्वेश्चन सीधे तौर पे एनसीईआरटी से पूछ लिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कहीं घुमा फिरा के कुछ पूछा जा रहा है, बिल्कुल नहीं। वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन सीधे तौर पे पूछ लिए जाते हैं डिफरेंस के थ्रू। ठीक है। तो उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको कि जो भी डिफरेंस एनसीईआरटी के लिए दिए गए हैं उनको आप लाइन बाय लाइन प्रिपेयर करते जाइए, बिना उसमें किसी तरीके का कोई भी उसमें एरर डालते हुए। क्लियर हो पा रही है मेरी बात।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो थी अभी तक जो हमने बात की कि एनसीईआरटी कवरेज की। अगर आप क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं सो यू मस्ट हैव टू कवर योर एनसीईआरटी। इट मे बी फॉर योर डायग्राम, इट मे बी फॉर योर टेबल, इट मे बी फॉर योर द डिफरेंस, और इट मे बी योर थ्योरी। तो यहाँ तक अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो बात थी आपकी एनसीईआरटी की। नेक्स्ट, अब दूसरी चीज, अब जो आपके हाई वेटेज चैप्टर है, अगर आप क्लास 10th की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है बायोलॉजी के अंदर। जो बायोलॉजी के अंदर है, जैसे मान लीजिए लाइफ प्रोसेस सबसे बड़ा चैप्टर है जो सबसे मैक्सिमम पार्ट को कंटेन करता है, तो आपको उसको तैयार करने की ज़रूरत है। अब लाइफ प्रोसेस ऐसा नहीं है, वो लगता हमें एक चैप्टर है लेकिन उस एक चैप्टर के ही सब पार्ट्स बना रखे हैं, जैसे कि डाइजेशन, ह्यूमन का डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम। दूसरा फिर ट्रांसपोर्टेशन प्लांट का भी दिया हुआ है ना। तो ये जो पार्ट आपको दिए हुए हैं तो वो आपको बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ने की, वन बाय वन पढ़ने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हौच पौच करें अपनी स्टडीज़ को, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपनी स्टडी को एक रिदम में लेके आना है और सिस्टमैटिक पैटर्न पे लेके आना है जो आपको हेल्प करे आपकी ग्रोथ करने में। ठीक, क्लियर हो पा रही है मेरी बात? जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया कि लाइफ प्रोसेस एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको आपको एक साथ ना पढ़ते हुए आपको उसको पॉइंट में पढ़ना चाहिए। पॉइंट पे जैसे सपोज आपने ह्यूमन का डाइजेशन पढ़ा, डाइजेशन पढ़ने के बाद आपने डाइजेशन के जो भी क्वेश्चन आपको लगते हैं वो आपने सॉल्व करे, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर आप दूसरे पार्ट पर मूव करें रेस्पिरेशन पे। तो रेस्पिरेशन के फिर आपने क्वेश्चन सॉल्व करे, देन यू मूव फर्दर अनदर पार्ट विच इज सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप एक्सक्रीशन पे गए। इससे क्या होगा, आपको चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आप परेशान नहीं होंगे कि चैप्टर कब खत्म होगा, इतना बड़ा चैप्टर है कैसे मैं क्या करूँ। आपकी चीज़ें बहुत इजीली और स्मूथली होती चलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि सब चीज़ें मिक्स एंड मैच हो रही हैं। आप बहुत सेपरेटली, बहुत बहुत आराम से चीज़ों को क्रिस्प फॉर्म में पढ़ते चले जाएंगे। क्लियर हो पा रही है मेरी बात? दूसरी बड़ी बात अगर मैं बात करूं, जैसे रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर भी दो पार्ट्स हैं। एक तो प्लांट का, फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्शन है, दूसरा रिप्रोडक्शन ह्यूमन का रिप्रोडक्शन है। आपको इस चैप्टर को भी दो पार्ट्स में पढ़ना चाहिए। पहले आपको प्लांट को पढ़ना चाहिए, फिर आपको ह्यूमन के पार्ट को पढ़ना चाहिए, जो आपको हेल्प करेगा आपकी स्टडी को एक लेवल और अचीव करने में, जिससे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा डाइवर्स नहीं होंगी, आप चीज़ों को बहुत ईजिली समझते चले जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और चैप्टर है हेरिडिटी। हेरिडिटी अपने आप में ही बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर कह सकते हैं हम जिसको। इस हेरिडिटी को समझने के लिए आपको जेनेटिक्स मतलब मेंडल और नॉन मेंडल बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे समझने की जरूरत है कि भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है। वन बाय वन आप आराम से एकदम डायहाइब्रिड पर जाएंगे थोड़ा सा भटक जाएंगे, आप धीरे धीरे आराम आराम से वन बाय वन अपनी स्टडी को एक एक लेवल करके पढ़ना शुरू करिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए। आप धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप चीज़ों को समझ पाएंगे, एक डिफरेंस आप जनरेट कर पाएंगे कि भाई क्या आप पढ़ रहे हैं और जो आपने पढ़ा था और जो आप पढ़ रहे हैं उसके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप उसी क्रॉस से जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों ही रेशो निकाल सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंस आपको एक प्रैक्टिस के बाद, एक या दो क्रॉस करने के बाद समझ में आएगा कि बेसिक डिफरेंस क्या है उसके अंदर। बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए हो सकता है कि आपको एक या दो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े, तब जाके वो डिफरेंस आप समझ पाए। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो यही होगी कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। हो सकता है कि पहला क्वेश्चन आप सॉल्व करें और वो क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए आपसे, बट डोंट वरी, ऐसा ज़रूर होगा कि दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आप ज़रूर अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे तो। आगे बढ़ते हैं। जो अगला चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अगेन इस चैप्टर को भी दो पार्ट बना के पढ़िए, एनिमल का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और प्लांट के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्लांट के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर स्पेसिफिक मूवमेंट्स दिए हुए, जैसे टेक्सिस मूवमेंट और ट्रॉफिक मूवमेंट, जिनको दोनों को ही आपको स्पेसिफिक तरीके से टेबल बना के समझने की ज़रूरत है। और यहीं से ऐसा भी हो सकता है कि कई बार बहुत बड़ा क्वेश्चन ना पूछ के एक शॉर्ट आंसर, शॉर्ट पैटर्न क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए या एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो इसके लिए आप ज़रूर से टेबल बनाते जाइए जो आपको हेल्प करेगा आपकी स्टडी को अचीव करने में, आपके कॉन्सेप्ट के क्लियर करने में। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंटल एंड नेचुरल, एनवायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज। ये चैप्टर अपने आप में थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन अगेन इस चैप्टर को भी आप पार्ट में पहले एनवायरमेंट को कवर करिए, फिर रिसोर्सेज को कवर करिए। अभी तक जितनी भी बातें मैंने आपको बताई इस सिनेरियो में, मैंने आपको मेजरली यही बोला कि आप किसी भी चैप्टर को एक साथ ना पढ़ के उस चैप्टर के पार्ट बना लीजिए।
इससे क्या होगा, इससे आपको पता पड़ जाएगा कि आप किस स्टेज पे चल रहे हैं अपने, क्योंकि जब भी हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल जब हम फ्रेशर होते हैं, हम एक लेवल 1 पे होते हैं, और जब हमें थोड़ी सी नॉलेज होने लगती है तो हम इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाते हैं, और जैसे ही हम उस लेवल को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम एडवांस लेवल पे आ जाते हैं। जैसे ही हम एडवांस लेवल पे आते हैं तो उस केस में हम क्वेश्चन को समझने लगते हैं कि क्वेश्चन की हमसे डिमांड क्या है, एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाहता है, क्या हमसे कहना चाहता है, और हमसे क्या चाहता है कि हम किस तरीके का आंसर उसमें लिखें। तो हमारी जिम्मेदारी भी यही होनी चाहिए कि अगर आप एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं तो उससे पहले आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल को अचीव करें। इसी वजह से मैंने अभी तक आपको ये बात बताई कि आप जितने भी चैप्टर को पढ़ें, जो भी चैप्टर पढ़ें, उसको स्टेप में पढ़ें। अगर आप स्टेप में पढ़ेंगे तो चीज़ें आपकी और ज़्यादा क्रिस्प फॉर्म में क्लियर होती चली जाएंगी। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही? आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए जैसे आप बोर्ड का एग्जाम लिखते हैं तो बोर्ड के एग्जाम में आपकी कुछ राइटिंग स्ट्रैटेजी भी होती है। तो राइटिंग स्ट्रैटेजी आप किस तरीके से बनाएं कि आपको आपके बोर्ड में हेल्प मिले, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को क्रिस्प फॉर्म में क्लियर कॉन्सेप्ट बना पाएं, क्योंकि आप बोर्ड का एग्जाम लिख रहे हैं, आप टीचर के सामने प्रेजेंट नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना, मैं इसको एक एग्जांपल देती हूँ, आप फिर समझ पाएंगे कि मैं यहाँ क्या कहना चाहती हूँ। कई बार आपने बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ा, आपको सब कुछ आता भी है, लेकिन आपके सामने पेपर जब लिखने को आया तो आप सब भूल गए, या आपको आता है पर आप लिख नहीं पा रहे कि उस बात को किस तरीके से लिखें। ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है और बहुत बार होता है। आपको सब कुछ आता है, आपको सब कुछ क्लियर है, सब कुछ फंडेज आपको आते हैं, बट यू डोंट नो कि अब पेपर में इस कागज पे क्या लिखें, है ना। और कई बार ऐसा होता है हमें पता भी होता है कि क्या लिखना है, पर हमें ये नहीं पता होता कि हमें कितना लिखना है। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है अपने आप में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है बोर्ड के लिए, क्योंकि क्लास में जब आप होते हैं टीचर के सामने तो टीचर को पता है कि आप कैसे बच्चे हैं। हो सकता है आप उस दिन नर्वस हो गए हो, घबरा गए हो, तो टीचर को पता होता है कि भाई ये बच्चा क्लास का अच्छा बच्चा है, हो सकता है इसने इस क्वेश्चन में इस वजह से गलती कर दी हो, पर इसे आता है, मुझे पता है ये बात। लेकिन बोर्ड में क्योंकि कॉपी एक्सटर्नल चेक कर रहे होते हैं तो उन्हें ये बात किस तरीके से कैसे पता होगी, है ना। वो तो ये है कि जो आप कॉपी पे लिख देंगे वही उनके लिए प्रमाण होगा। तो उस प्रमाण को बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, कैसे आप अपनी कॉपी को फ्रूटफुल नेचर में लिखें कि आपको चीज़ें समझ में आए। इसके लिए कई चीज़, सबसे पहले क्या करना है, आप जब भी राइटिंग स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, आपको कोई क्वेश्चन लिखना है, तो आप क्या करें, उस क्वेश्चन को लंबा चौड़ा ना लिख के उसको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखें। एक कहानी की फॉर्म में ना लिखते हुए, ऐसे की फॉर्म में ना लिखते हुए, आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को पॉइंट्स के फॉर्म में बनाइए। कि इस, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसको पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, मतलब पॉइंट आपको भी क्लियर रहेगा और दूसरा एग्जामिनर के लिए भी चीज़ें आसान रहेंगी कि आप क्या कहना चाहते हैं अपनी बात में। दूसरी बात, जो भी बात आप लिख रहे हैं उसको हो सके तो हेडिंग्स में, अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको आप पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं तो उस मेक श्योर कि आप उसकी हेडिंग्स बना लीजिए। जब आप हेडिंग बना लेंगे तो चीज़ें आसान रहेंगी, आपको भी पता होगा कि भाई अगली लाइन में मुझे क्या लिखना है। तो हेडिंग बनाना एक अपने आप में एक अच्छा सिनेरियो हो सकता है एक किसी अच्छे बच्चे के लिए जो अपने एग्जाम को अचीव करना चाहता है। ठीक, आगे बात करेंगे। जो भी वर्ड्स आपके क्वेश्चन में है उनको आप हाईलाइट करिए, अंडरलाइन करिए। जो भी कीवर्ड्स आप उस क्वेश्चन में लिख रहे हैं मेक श्योर कि आप उन्हें ज़रूर से अंडरलाइन करें, क्योंकि अंडरलाइन करने से होगा कि चीज़ एग्जामिनर को डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, उसको ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी उसको कि भाई क्या चेक करना है मुझे, क्या चेक, जो भी आपका ग्रामर है वो साइड में हो जाएगा, और जो आपका मेन हाईलाइट वर्ड है वो उसको पता लग जाएगा कि भाई ठीक है, यहाँ मुझे इस बच्चे को मार्क्स देने हैं। नेक्स्ट, जहाँ भी रिक्वायरमेंट हो मेक श्योर कि आप लेबल डायग्राम ज़रूर से मेंशन करें, क्योंकि जब आप लेबल डायग्राम मेंशन कर देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाती हैं। तो ज़रूर से योर डायग्राम शुड बी लेबल्ड एंड कवर्ड, आपका जो डायग्राम है वो लेबल हो और वो डायग्राम क्या हो, बॉक्सेस हो। इट इट मस्ट बी मेंशन कि आप जो डायग्राम बना रहे हैं ऐसा नहीं हो कि वो उबड़ खाबड़ लग रहा है, वो कोई उजड़े चमन का डायग्राम लग रहा है। योर डायग्राम शुड बी क्लियर एंड शुड बी बॉर्डर्ड। क्लियर है ना। नेक्स्ट, आप जो भी आंसर लिख रहे हैं उसको कोशिश करिए कि वो आप डायरेक्ट पैटर्न पे लिखें। आप उसको ऐसा ना करें कि आप इधर जा रहे हैं उधर की बात कर रहे हैं, आप सीधे डायरेक्ट बात करेंगे और जितना डायरेक्ट बात करेंगे उतनी ही बातें अच्छी होंगी आपके लिए। तो कोशिश करिए कि जो भी आंसर आप लिख रहे हैं आप उसमें सीधे डायरेक्ट बात करिए, कोई भी ग्रामर, कोई भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा घुसाने की कोशिश उसमें नहीं करिए। क्लियर। लास्ट में मैं अपनी बात को एक एग्जाम्पल से बाइंड करना चाहूँगी कि एग्जाम राइटिंग किस तरीके का पैटर्न है। राइटिंग पैटर्न, जब भी आप किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो उसका पैटर्न कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लो आप कभी किसी शादी में खाना खाने गए, है ना।
आप किसी शादी में खाना खाने गए, वो शादी बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ, जो सर्विंग थी, है ना, जो खाना सर्व कर रहे थे, वो खाना उन्होंने क्या किया, आपको ज़मीन पे सर्व करके रख दिया। तो क्या करेंगे आप, खाना खाएंगे? नहीं, आप बिल्कुल खाना नहीं खाएंगे, आप बल्कि गुस्सा होके वहां से आ जाएंगे कि अरे जब हमें खिलाना ही नहीं था क्यों बुलाया, हम कोई आपसे बोल थोड़ ना रहे थे। ऐसे बोल के आप वापस क्या करोगे, वहां से बैक हो जाओगे ना। और यहीं कहीं मान लो कोई दूसरा केस जहाँ आप खाना खाने गए, वहां पे बहुत कुछ नहीं था खाने के लिए, लेकिन बहुत सिंपल खाना था, जो भी दाल रोटी सब्जी टाइप खाना था, एक सब्जी दाल और ये ऐसा वैसा, लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से आपको खिलाया और आपने भी उतने प्यार से उस खाने को खाया। इसको कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। कई बार एग्जामिनर आपसे बहुत कुछ नहीं चाहते, कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन बहुत कुछ लिखने का कोई उसका पैटर्न नहीं होता, बस आप उसको लिखते चले जाते हैं। इसको पहले पार्ट से रिलेट कर सकते हैं आप, कि आपने लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन उसको रख दिया जमीन पे कि, और आप उस एग्जामिनर से उम्मीद करते हैं कि वो उसको चेक कर दे। ऐसा कैसे हो सकता है, बताइए आप जरा सा मेरी बात को। नहीं ना, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है, आप बहुत कम लिखिए, लेकिन बहुत तरीके से, सलीके से, मैनेजमेंट से लिखिए। जितना आसानी से, जितना अच्छे से आप उसको लिखेंगे, उतनी ही चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। होप्स वो आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मैं आप लोगों से क्या कहना चाहती हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। आपका स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए बोर्ड के स्टडी के अकॉर्डिंग। तो स्टडी प्लान के अंदर आपको मिनिमम बायोलॉजी की, अगर मान लीजिए आप आज से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने अभी भी प्रिपरेशन नहीं किया और अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं। आप रेगुलर स्केड्यूल बना लीजिए, आप मिनिमम मिनिमम 1 आवर स्टडी करिए। 1 आवर के अंदर आप क्या स्टडी करें। अब बेसिकली इसके अंदर आप एनसीईआरटी तो मस्ट, कि 1 घंटे आपको एनसीईआरटी का जो भी चैप्टर आप टारगेट कर रहे हैं उसको जरूर से पढ़िए। इस एनसीईआरटी के अंदर आपकी कोई भी चॉइस का चैप्टर आप उठा सकते हैं, इट मे बी फॉर योर लाइफ प्रोसेस। जो भी चैप्टर आपको लगता है कि मुझे उठाना चाहिए वो उठा सकते हैं। इसके अंदर मस्ट भी आपको सिर्फ एनसीईआरटी उठाना है, किसी तरीके का कोई भी गाइड, कोई भी कुछ भी नहीं उठाना। नेक्स्ट, जरूर से कोशिश करिए 30 से 35 मिनट आप डायग्राम की प्रैक्टिस करें। आप डायग्राम की जितनी ज्यादा और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही चीजें और मार्क्स स्कोरिंग सिनेरियो आपके लिए बेहतर रहेगा। नेक्स्ट, जरूर से 30 मिनट, 35 मिनट और 40 मिनट भी कोशिश ये करिए कि आप जरूर से एक एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं होगा कि आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और एक बार में सॉल्व कर देंगे, नहीं। आप धीरे धीरे एक क्वेश्चन का कोई पार्ट उठाइए, जैसे आज से भी आपने बायोलॉजी का कोई पेपर उठाया पिछली साल का या उससे पिछली साल का, और उसका कोई भी सेक्शन आपने सॉल्व करा। सपोज आपने लाइफ प्रोसेस पढ़ लिया, अब लाइफ प्रोसेस पढ़ने के बाद जो आपने 1 घंटे पढ़ा है, उसको देखिए कि क्या जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं वो आप उनको लिंक कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आप लिंक कर पाए, और उसको कोशिश करिए कि लिख भी पाए। ऐसा होगा कि शुरू के 1 दिन 2 दिन आप लिख नहीं पा रहे, लिंक भी नहीं कर पा रहे, लेकिन 1 2 दिन के बाद जब आप रेगुलर करते चलेंगे तो ऐसा जरूर होगा कि आप जरूर कुछ ना कुछ कॉपी पे उतार पाएंगे, समेट पाएंगे। तो इसके लिए आपको रेगुलर रिवीजन करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरीके की चीज़ें, क्या किस तरीके की परेशानियां आपके साथ आ रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ज़रूर से ज़रूर हर हाल में जब आप इतनी स्टडी कर लें तो 15 मिनट का बेसिक रिवीजन बहुत ज़रूरी है, जो आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेगा। हर दिन जो भी आप नया पढ़ रहे हैं उसको ज़रूर रिवाइज करिए, हर चैप्टर से रिवाइज करिए, और जो आपको हेल्प करेगा आपकी स्टडी को और ज़्यादा एनहांस करने में। तो एक बेसिक समरी देखते हैं कि मैंने आपको क्या क्या बताया। अभी मैंने आपको बताया कि आप अगर आज से बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं तो आपको 1 घंटे रेगुलर एनसीईआरटी को प्रैक्टिस देना है, 30 मिनट्स आपको प्रैक्टिस देना है आपके आंसर राइटिंग के लिए, 30 मिनट आपको प्रैक्टिस देना है अपने डायग्राम के लिए, और आपको 15 से 30 मिनट देने हैं अपने रिविजन करने के लिए। अगर आप इतना करते हैं तो तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर करके ले जाएंगे अपने बोर्ड के एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं कि बच्चे क्या क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं। हो सकता है कि ये मिस्टेक आप भी करते हो, आपको भी इन मिस्टेक से बचने की ज़रूरत है। अगर आप इस तरीके की मिस्टेक्स करते हैं या इस तरीके की गलतियां आप करते हैं, तो ये गलतियां क्या हो सकती है कि बच्चे एनसीईआरटी तो पढ़ नहीं रहे और इधर उधर की कोई गाइड, इधर उधर का कोई नोट्स उसको उठा लिया, उसको पढ़ने में ध्यान लगा रहे हैं। जैसे कि मैंने बहुत स्टार्टिंग में इस बात को बोला, बिल्कुल बचिए, अब लास्ट टाइम है। आप किसी तरीके का कोई भी एडवांस किताब, एडवांस बुक, एडवांस भैया दीदी के नोट्स, मैडम सर का कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी है, उसको पढ़ने से बचिए। आप सिर्फ कोशिश ये करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ पाएँ, एनसीईआरटी फोकस करें, और वही एनसीईआरटी आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम के आगे क्लियर करने में। नेक्स्ट, डायग्राम की प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम की प्रैक्टिस करिए। कई बार बच्चे कहते हैं कि मैम हमने तो सब कुछ पढ़ा था, सब कुछ पढ़ा था, हमें सब कुछ आता भी था, हम सब कुछ लिख कर आए थे। देन माय क्वेश्चन इज कि तुमने डायग्राम बनाया था? तो दे आर लाइक साइलेंट कि नहीं नहीं, बस डायग्राम ही नहीं बनाया था, बाकी तो सब कुछ किया था।
हाँ, तो ये उसी का रिजल्ट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन की डिमांड ही सिर्फ डायग्राम की और आप सब कुछ लिख भी रहे हैं तो और डायग्राम ही नहीं बना रहे, तो कॉमन सी बात है वहाँ पे एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। तो आपको एक कोशिश करनी है कि आप ज़रूर से डायग्राम की प्रैक्टिस करें। दूसरा, ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप पढ़ तो सब कुछ रहे हैं और रिविजन किसी का नहीं कर रहे हैं, तो रिविजन स्किप करना अपने आप में बहुत बड़ी गलती हो सकती है। लास्ट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका की पॉइंट है कि सैम्पल पेपर जो आप सॉल्व कर रहे हैं, इट मस्ट बी इम्पॉर्टेंट कि भाई आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने ही है। आप कम से कम 5 से 10 साल का सैम्पल पेपर सॉल्व करिए। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं, आप राजस्थान बोर्ड में हैं या किसी और बोर्ड में भी, तो इट मस्ट टू बी कि आप ज़रूर से 10 साल तक का पेपर सॉल्व करें अपने हाथ से, एक उसकी स्पेसिफिक अलग नोटबुक बनाएं और सीरियल वाइज क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते जाएं। लाइक आई प्रॉमिस कि मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ अपने रिकॉर्डिंग मोड में, कि ऐसा नहीं होगा कि आप फील करेंगे कि ऐसा ही क्वेश्चन कोई आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, आउट ऑफ द एकदम कवरेज आ गया। आपको महसूस होगा कि सारे क्वेश्चन मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग हो जाए, क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछ लिया जाए, पर क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन आपको आउट ऑफ द सिलेबस महसूस हो। अगर आप 10 साल का पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान लगने लग जाएंगी, जो आपकी चीज़ों को, आपकी स्टडी को और ज़्यादा इन्हांस करेंगी। नेक्स्ट, कि भाई लास्ट मंथ चल रहा है और इस लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी के अंदर आप क्या करें। इस लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी के अंदर अगर एग्जाम से 1 महीने का पहले का टाइम है तो आप ज़रूर से, जैसे मैंने आपको बताया, सैम्पल पेपर के अंदर आपको जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को ज़रूर से अपने हाथ से एक बार सॉल्व करना है। कोशिश ये करिए कि आप एक बार उन क्वेश्चन पेपर, जो भी वो क्वेश्चन जो आप गलत कर रहे हैं, उसको गलत क्वेश्चन को खासकर अपने पेपर पे पीछे लिख लीजिए और हो सके तो उसको रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। नेक्स्ट, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उन वीक टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करिए, उनको बार बार पढ़िए, बार बार ध्यान दीजिए। आप एक टाइम के बाद पाएंगे कि वो जो वीक टॉपिक आपको लग रहे थे एक टाइम पे, वही वीक टॉपिक आपके सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक में से एक होंगे। बट आपको अपने वीक टॉपिक स्ट्रॉन्ग टॉपिक बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक कहते हैं ना, एक कंसिस्टेंसी फॉलो करनी होगी। आप ये चाहते हैं कि आपका पहली बार में वीक सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल ही। आपको वीक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बस एक ही चीज़ है, कंसिस्टेंसी और दूसरा पेशेंस। बस इन 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है। आप अपने आप से पाएंगे कि आप एक ही महीने, 1 से 1.5 महीने के अंदर आप बहुत अच्छा ग्रो कर पाएंगे बायोलॉजी के अंदर भी, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ईजिली बच्चे इसको पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स ग्रेस्प कर लेते हैं। लास्ट, बच्चे कई बार मुझसे पूछते हैं कि मैम हमारा तो नहीं हो पा रहा, हम तो वैसे ही डिमोटिवेट हो रहे हैं, इसको सुन के और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगी कि हमें इतना सब कुछ करना है। बच्चा, जब आप रेगुलर इस चीज़ को फॉलो करते रहेंगे, आप 21 डेज, 11 डेज, 10 डेज जब आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, तो आप पाएंगे कि अपने आप से आपके अंदर एक मोटिवेशन आ चुका है। आपको फिर किसी तरीके की मोटिवेशन वीडियो, किसी तरीके की मोटिवेशन स्ट्रैटेजी की अपने आप से ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट फर्स्ट यू हैव टू फॉलो द गाइड, कि आपको जो स्ट्रैटेजी मैं बता रही हूँ यहाँ पे, जो स्पेसिफिक पॉइंट मैं बता रही हूँ, सबसे पहले तो इन स्पेसिफिक पॉइंट्स को ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनने के बाद इसको एक कागज पे लिखो और दीवार पे चिपकाओ कि तुमको इनको ध्यान रखना ही। और कम से कम कोशिश करो कि 10 दिन तक तुम इन स्पेसिफिक पॉइंट्स को फॉलो करोगे। जब 10 से 11वें दिन हो जाएगा तो एक टाइम ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि अब मुझे फॉलो नहीं करना, आपकी बॉडी कमांड नहीं दे रही, आपको बायो समझ नहीं आ रही। बट डोंट वेट, 1 महीने जैसे ही हो जाएगा आप पाओगे कि आपका सिलेबस भी पूरा हुआ है, आपने सिलेबस पूरा करने के साथ साथ दूसरी बड़ी चीज़ें भी अचीव की हैं। बट फर्स्ट, उसके लिए वहाँ तक अचीव करने के लिए पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि आप क्या कर पाएँ, आप ज़्यादा चीज़ों को कंसिस्टेंसी में ला पाएँ पेशेंस के साथ। जितना ज़्यादा पेशेंसफुली आप चीज़ों को कंसिस्टेंट रख पाएंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके साथ आसान हो पाएंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अगर कहीं भी किसी तरीके की परेशानी आती है तो ज़रूर से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।